मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है और 24 घंटे के अंदर तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में वो कल चूड़ी बेच रहा था और इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसके पैसे भी छीन लिए। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो काफी तादाद में एक समुदाय के लोग थाने पहुंचे और इसके बाद पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। फिर बाद में आरोपियों की पहचान हुई और पुलिस ने उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया। आवाज लगा और बस हम बैठे थे और बस वहाँ बैठे हुए औरत आई, उसने हमसे चूड़ी ली, पैसे हमें दे दिए, बस जैसे बैग उठाते हुए जा रहे थे। हाँ। तो पीछे से पकड़ लिया तो वहीं पे गए तो पुलिस वाले साथ में गए, वहाँ गवाही लिया। एक आदमी ने बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये लोग खुद ही मारते ले आए। यहाँ पे माल खोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा ज्यादा। वो ये भी बोल रहे थे कि 50,000 का बदला लिया। वीडियो में है ना पूरा? हाँ, वो वीडियो में है। हम जब हमारे मुंह से वो खुलवाएं कि तुम बोलो मुसलमान हो। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में परंपरागत तौर पर निकलने वाली बैजनाथ महादेव की शाही सवारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलावा कुछ अन्य हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच तनातनी हो गई और झड़प हो गई। स्टेट हाईवे को इसके बाद जाम किया गया। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया, कई लोगों को चोट भी लगी और बदले में पुलिस पर भी पथराव हुआ। कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों ने जो बयान दिए, उसके बाद पंजाब कांग्रेस में सियासी पारा गर्म हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कल इन दोनों ही सलाहकारों को, सिद्धू के दोनों सलाहकारों को जमकर लताड़ा। कैप्टन ने मालविंदर सिंह माली जो एक सलाहकार है, उन्हें हिदायत दी कि वो अपनी सलाह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को देने तक ही सीमित रहें और ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी न करें। विवाद बढ़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इन दोनों सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को अपने घर तलब किया है और निश्चित ही डांट उनको पड़ेगी। आपको बता दें, मालविंदर सिंह माली ने पहले कश्मीर को एक अलग देश बताते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके बाद शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद कार्टून भी उन्होंने पोस्ट किया। उधर प्यारेलाल गर्ग ने कैप्टन के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाए। देखिए, कोई उथल पुथल नहीं है। मैंने जानकारी ली थी, सिद्धू जी और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू सुर्खियों में हैं। हालांकि हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये सोचा था कि उनके और अमरिंदर सिंह के बीच की जो खटास है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जो 4 सलाहकार नियुक्त किए थे, उनमें से 2 सलाहकारों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू फिर विवादों में आ गए हैं। उनके 2 सलाहकार हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में रजिस्ट्रार हैं, और दूसरे हैं मलविंदर सिंह माली जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर भी हैं और अमरिंदर सिंह की ही पिछली सरकार में वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय थे या एक कर्मचारी हुआ करते थे। दोनों ही सलाहकारों ने पाकिस्तान, कश्मीर, तालिबान और इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान दिए हैं। प्यारेलाल गर्ग की अगर बात करें तो उन्होंने अमरिंदर सिंह के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके ये बात कही थी कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आर्म्स एम्यूनिशन यानी असलहे और साथ में ड्रग्स भेजा जा रहा है। प्यारेलाल गर्ग का कहना था कि पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती है।
दूसरी तरफ अगर मालविंदर सिंह माली की बात की जाए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शार्प क्रिटिसिज्म कह लें या तीखे बोल इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कई पोस्ट ऐसी की है जो विवादास्पद है, जिसमें से एक उनका पोस्ट कश्मीर के ऊपर है, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही इल्लीगली यानी गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा किया हुआ और कश्मीर कश्मीरियों का है। इन बयानों के बाद पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी रिएक्शन दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सुबह दोनों ही सलाहकारों को अपने पास बुलाया है, उनसे विचार विमर्श करने के लिए या इन विवादित बयान पर डिस्कशन करने के लिए। और कल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों ही सलाहकारों को यह नसीहत भी दी थी कि आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है आप वही करें, यानी प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दें और नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बयान ना दें। लेकिन इन सारे प्रकरण से पता यह चलता है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि जब बात पंजाब की हो या पंजाब के मुद्दों की हो तो वो पार्टी या पार्टी के लाइन से आगे भी जा सकते हैं। क्योंकि सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू ने आज गन्ना किसानों के संघर्ष का भी समर्थन किया है। जब गन्ना किसान जो पंजाब में हैं वो सरकार के ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू किसानों को भी नाराज नहीं करना चाहते। और पंजाब में एक तबका ऐसा भी है, एक ग्रुप ऐसा भी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती की भी बात करता है। तो उन सारे ही सेंटिमेंट्स को देखते हुए फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू का अपने एडवाइजर्स या सलाहकारों के इन कॉन्ट्रोवर्शियल और विवादित बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाराष्ट्र के यलगार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा केस में गिरफ्तार और फरार आरोपियों पर चार्जशीट का ड्राफ्ट पुलिस ने एनआईए ने तैयार कर दिया है। एनआईए ने 15 पन्नों का ये ड्राफ्ट चार्जशीट पेश की है। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इसमें लगाया गया है, लेकिन आरोपों में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र नहीं है, जो शुरू में आरोप लगाया जा रहा था। पहले पुणे पुलिस ने हत्या की साजिश का दावा किया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात को लेकर तमाम देश परेशान हैं। भारत में भी इसे लेकर काफी चर्चा है। अब सर्वदलीय बैठक बुलाई है सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर सभी दलों के नेताओं को जानकारी देंगे और सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को यानी सदन के जो नेता हैं उनको निमंत्रण दिया गया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा है। अखिलेश, जो जानकारी दी जाएगी इस तमाम नेताओं को, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे रणनीतिक तौर पर अहम बातें भी हों शामिल? निश्चित तौर पर हो सकती है, क्योंकि जो ताज़ा हालात है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। विदेश मंत्री खुद सारे फ्लो लीडर्स को ब्रीफ करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक भारत सरकार ने जो तालिबान डिस्पेंसेशन आया है उसको लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि इसके साथ भारत के रिश्ते क्या होंगे, कूटनीतिक संबंध होंगे या नहीं होंगे। भारत ने अभी तक इसको मान्यता भी नहीं दी है। कई देश हम दुनिया में जानते हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इन्हें मान्यता नहीं देंगे। तो ऐसे में भारत क्या करेगा? भारत के बारे में अभी तक यही कहा गया है कि वो इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि तालिबान का रुख क्या होता है। लेकिन भारत की पहली प्राथमिकता यही है कि वहां पर जो फंसे हिंदू और सिख हैं उन्हें वापस लाया जाए। इसके अलावा जो अफगान नागरिक भारत के साथ दोस्ती रखते हैं, भारत के मित्र हैं, वो अगर आना चाहे तो उन्हें भी लाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं काबुल से, और वहां से उन्हें लाया जा रहा है, नियमित तौर पर लाया जा रहा है। तो ऐसे में ये ब्रीफ भी करेंगे विदेश मंत्री की स्थिति क्या है, अभी तक कितने नागरिक लाए जा चुके हैं, कितने बचे हैं और किस तरह के प्रबंध भारत सरकार ने किए। दूसरी बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, उन्होंने अफगानिस्तान पर सरकार से सिर्फ यही गुजारिश की थी कि जो भारत के नागरिक है उन्हें वापस सुरक्षित लाया जाए। भारत सरकार वही कर रही है। लेकिन AIMIM एक ऐसी अकेली पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, जिसने कहा है कि तालिबान के साथ भारत को बातचीत करनी चाहिए। और ओवैसी ने ये ट्वीट भी किया आपसे कुछ देर पहले कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी इस बैठक में बुलाया जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि जो नियम है वो ये कहता है कि जिस पार्टी के कम से कम 5 सांसद हो उसी के फ्लोर लीडर को उस बैठक में बुलाया जाता है। तो ऐसे में ओवैसी ये कह रहे हैं कि उन्हें भी इस बैठक में बुलाया जाए ताकि वो तालिबान से बातचीत शुरू करने की अपनी मांग को दोहरा सके। जी, शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात वायु प्रदूषण की, जिससे निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम किए जाने की जरूरत है। और ऐसा ही एक मोर्चा है स्मॉग टावर लगाने का। दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका उद्घाटन किया और केजरीवाल ने कहा कि ये तकनीक जो है अमेरिका से आयात की गई है।
ये टावर 24 मीटर ऊंचा है और 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को साफ कर सकता है, यानी वहां की जो प्रदूषित हवा है उसको खींचकर साफ हवा बाहर छोड़ेगा। एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। इसके नतीजों के आधार पर दिल्ली में बाकी जगहों पर स्मॉग टावर लगाने पर फैसला किया जाएगा। एक महीने के बाद मैं भी अभी इनसे यही पूछ रहा था उधर मैं कि भाई कब तक पता चल जाएगा। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं कि कब तक पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने इस पर दी ज्यादा जानकारी। वायु प्रदूषण दूर करने के लिए दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर शुरू हो गया है। यह है दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया स्मॉग टावर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका आज उद्घाटन किया है। स्मॉग टावर क्या है? स्मॉग टावर असल में एक टेक्निकल टर्म है। आप ये समझिए कि जैसे घरों और दफ्तरों में हवा को साफ करने के लिए आजकल एयर प्यूरीफायर लगाए जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर लोग लगवाते हैं, दफ्तरों में लगते हैं, घरों में लोग लगवा रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये एक बड़ा एयर प्यूरीफायर है, सरकारी स्तर पर इसको लगाया गया है। 24 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये जो ऊंचाई है इसके टॉप से जो है ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी इसकी ये है कि ऊपर से जो गंदी हवा होगी, जो प्रदूषित हवा होगी, उसको ये स्मॉग टावर या ये एयर प्यूरीफायर, विशाल एयर प्यूरीफायर सक करेगा। और इसके अंदर 40 पंखे लगे हैं और 5000 फिल्टर लगे हैं। उनकी मदद से ये साफ हवा को जो ऊपर से खींची है उसको इनके ज़रिए, ये जो हवा आ रही है, देखिए आप ये पंखे देख रहे हैं, ये इनके ज़रिए साफ हवा को बाहर फेंकेगा। और ये बताया गया कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे से ये जो स्मॉग टावर है ये हवा को खींचेगा और 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो है साफ हवा ये मुहैया कराएगा। जैसा कि पहले अवगत कराया जा चुका है कि इस प्रोजेक्ट का जो है वो के ब्लूप्रिंट वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए के द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने इसकी डिज़ाइन ड्राइंग्स बनाई और इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया और आईटी बॉम्बे ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको धरातल पर उतारने का काम इसको किया। ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है दुनिया में जिसमें कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यूएस से इंडिया में हो गई। इस प्रोजेक्ट का जो मेन प्रिंसिपल है वो तीन प्रिंसिपल पर आधारित ये स्मोक टावर है। पहला है कि इसका कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्मोक टावर है। कस्टमाइज इसकी इतनी इसकी विड्थ और हाइट है इसकी ली गई है, जो कि 2 तरह की चीज़ों को इंश्योर करेगा। एक तो एयर डायनेमिक फ्लो को वो ले पाएगा और दूसरा इसका कि इसमें जो साफ़ हवा है वो दोबारा से टावर के अंदर ना जाए। तो 2 इसका स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया। इसी हिसाब से इसकी जो हाइट ली गई वो 24 मीटर ली गई, जिसमें 18 मीटर आरसीसी स्ट्रक्चर है और 6 मीटर इसमें आरएमएस स्ट्रक्चर है। और ये पूरा टावर जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारा 8 मीटर बाई 8 मीटर का जो कोर स्ट्रक्चर है वो पूरा चारों तरफ से क्लोज रहेगा। इसकी एयर के आने की सिर्फ ऊपर से 2 मीटर की इसमें चारों तरफ से जाली दी गई है, जिससे कि एयर आ सकती है। लगभग 20 करोड़